स्टूडेंट्स, स्पेस की वजह से लेक्चर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, अब इसको आगे करते हैं। नेक्स्ट मेथड था हमारा फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डाटा। मैकेनिज़्म हमने कर लिया था अभी इससे पहले वाले लेक्चर में। एक्सपेरिमेंटल डाटा बेसिकली इसके न्यूमेरिकल आपको ना काफ़ी बीच में जाके मिलेंगे। 4/34 पेज पे इसके न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे, उसके आसपास देख लीजिएगा, नई बुक्स वगैरह में थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। देखो मैं एक ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ। इसमें एक इक्वेशन गिवन है 2a + b गिव्स c + d, और ये उसका डाटा गिवन है। रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B की वैल्यूज़ गिवन है। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 और एक्सपेरिमेंट 4 में हमने कितनी ली है। A का वैल्यू है 0.1, B का वैल्यू है 0.1 जो हमने एक्सपेरिमेंट 1 में लिया है, और इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D आया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D जो आया है उसका वैल्यू गिवन है 6 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ओके, सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 2 में ये वैल्यूज़ हैं, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी है, ये आपको डाटा वहाँ पे न्यूमेरिकल में गिवन होगा। सॉल्ड का एग्जाम्पल 1 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ना क्या है कि आपको 2 मेथड दिए होंगे, हमें बाद वाला मेथड यूज़ करना है जिसके ऊपर लिखा होगा अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। ये काफ़ी ईजी है। देखो इक्वेशन आपके पास ये थी, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो डी दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया हुआ है, देखो इसका कोफिशिएंट जो है इक्वेशन में 1 है। तो याद होगा आपको, यदि हम इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं तो dd/dt इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो बेसिकली जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ पर A का पावर लेट अल्फा कर लेंगे ऑर्डर के अकॉर्डिंग, B का पावर बीटा कर लेंगे और ये इक्वेशन बना लेंगे। दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K × दिस का पावर अल्फा, B का इसका पावर बीटा, और हम ये 4 इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ गिवन है, उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में देखो इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ में B का वैल्यू सेम है, B का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बीटा कट जाएगा और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आपको पता ही है, एक्सपेरिमेंट सेकंड और थर्ड में आपको A का वैल्यू सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो सेम वे रखा हुआ है, तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और आपके पास बीटा का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से आप इक्वेशन 1 को डिवाइड करोगे इक्वेशन 4 से, और इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे इक्वेशन 3 से, ठीक है। और डिवाइड करके आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा से आपका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी उसने न्यूमेरिकल में पूछा हो अपना ध्यान से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल बोर्ड में कई सालों से इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। बहुत ईजी है। हम एक्सपेरिमेंटल डाटा जब हमें गिवन होगा तो एक्सपेरिमेंटल डाटा में हमें सीधा न्यूमेरिकल गिवन होगा, और न्यूमेरिकल में जो है इस तरह से करके न्यूमेरिकल गिवन होगा, ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ ध्यान रखना, अनसॉल्व्ड का सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सेकंड क्वेश्चन करना आ गया तो आप दोबारा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको रीड करना है, आर्टिकल नंबर 4.10 के जस्ट ऊपर दे रखा होगा, आर्टिकल नंबर 4.10 के जस्ट ऊपर दे रखा होगा, वाई हाई ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर, ठीक है। ऑर्डर को देखो स्टूडेंट्स, मैंने डिस्कस किया था। ऑर्डर बेसिकली यहाँ पर ये बताता है कि भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वन टाइम पे स्ट्राइक करके प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, वो हमारे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो हाई ऑर्डर का मतलब है कि लार्ज, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को उनके स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। वैसे फिर भी अपना आंसर तैयार कर लीजिएगा और एक एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा वहाँ पर कि आपका फोर्थ ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जाम्पल आपके पास दिया होगा, फोर्थ ऑर्डर का एक एग्जाम्पल दिया होगा KClO3 वाला, वो याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, ठीक है। अब देखो मैं आर्टिकल नंबर 4.10 को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल नंबर 4.10, यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे। पहले लेंगे हम जीरो ऑर्डर में और उसके बाद लेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर में। देखो जीरो ऑर्डर में, देखो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, बायो के स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट याद रखिएगा, अदरवाइज ये याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉर जीरो ऑर्डर में हम एक रिएक्शन लेते हैं कि रिएक्टेंट ए से जो है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका रेट हो जाएगा रेट इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए का पावर जीरो, क्योंकि ऑर्डर क्या है हमारा जीरो है, तो ए का पावर जीरो है। तो आपको पता ही है जिसका पावर जीरो होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसका हम जो है ये जीरो ऑर्डर में देखो हम यहाँ तक आ गए हैं, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। इसका हम जो है इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स में, इंटीग्रेशन डी ए और इंटीग्रेशन माइनस के डी टी। देखो स्टूडेंट्स, डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है, मैथ के स्टूडेंट्स को मालूम है, बायो वाले स्टूडेंट्स अपना फार्मूला याद कर लेना, 2 फार्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा ए, और इसका क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और डी टी का क्या हो जाएगा, टी। एक देखो मैथ के स्टूडेंट्स ध्यान देना कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो मोस्टली आपके क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम जो है इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेके आएंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा बेसिकली दिस माइनस के डी टी प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है t इक्वल टू 0 लेना होगा। t 0 पे जो है a यानी कि जो कंसंट्रेशन होगी एट द गिवन टाइम वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि t 0 का मतलब है हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, और उस टाइम पे जो हमारी जो कंसंट्रेशन होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन ही होगी। तो यहाँ पर जब हम t इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे स्टूडेंट्स, तो और a की जगह पे क्या रखेंगे, a नोट, तो हमारा आई नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा, a नोट। इट मीन्स जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू a नोट आ जाएगी, उसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो a माइनस के टी प्लस में आई ए नोट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अल्टीमेट फाइनल सॉल्यूशन ये आ जाएगा k इक्वल टू 1 बाई टी ए नोट माइनस ए। ये आपको पता है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसी में देखो आगे हाफ लाइफ है, इसी में आगे आर्टिकल में जब आप आगे चलोगे तो हाफ लाइफ आएगा। हाफ लाइफ का डिफाइन आपको करना है, बोर्ड में पूछा जाता है, स्कूल में भी आता रहता है, फिजिक्स में भी करोगे ये टॉपिक, ध्यान रखिएगा। जीरो ऑर्डर नहीं है वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है मैं बताऊँगा आपको। हाफ लाइफ इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम इन विच रिएक्टेंट बिकम्स हाफ। अच्छी तरह से कर लीजिएगा, वो टाइम पीरियड जिसमें हमारा रिएक्टेंट का अमाउंट हाफ हो जाए वो उस रिएक्टेंट का हाफ लाइफ कहलाता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ पे जब आपका हाफ लाइफ कंप्लीट होगा तो हमारा जो लेफ़्ट अमाउंट होगा वो इनिशियल का हाफ होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब हम a का वैल्यू रखेंगे a नोट बाई 2, जब इस वाली इक्वेशन में a नोट बाई 2 रखेंगे और ये t हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के ए नोट माइनस ए बाई 2, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा t हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 के। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2 इक्वेशन थी, एक इक्वेशन तो ये हाफ लाइफ से आ रही है, एक पीछे इक्वेशन थी t इक्वल टू 1 बाई के ए नोट माइनस ए, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इन्हें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में चेंज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ, आपको यहाँ पर स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप भी निकालना है, ग्राफ भी बनाना है। तो ये 3 ग्राफ हैं यहाँ पे दे रखे हैं वहाँ पे आगे पेज में। एक तो कंसंट्रेशन और टाइम के साथ है, एक रेट और कंसंट्रेशन के साथ है, एक टी हाफ का ए नोट के साथ है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से कर लीजिएगा, किसी को डाउट हो तो मेरे से डाउट पूछ लेना। देखो ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ग्राफ की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स जो है एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट होने वाला आपको पता ही है, और ये वाई एक्सिस वाला है, ठीक है। और m जो है आपका स्लोप है, m यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। और c जो है हमारा, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा वो है, क्या नाम है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो देखो मैं इसमें एक के लिए आपको ग्राफ को सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन है बेसिकली ये a, यहाँ पर a का t के साथ है। तो देखो हमें ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, तो इसमें हो जाता है ये a के टी इक्वल टू क्या हो जाता है, a नोट माइनस में a, ठीक है। अब a नोट माइनस a, अब देखो हमें a चाहिए y एक्सिस पे, तो हम इसे इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस में a नोट हो जाएगा। तो देखो a नोट, अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो एक्स एक्सिस पे कौन है हमारा t, y एक्सिस पे कौन है हमारा a।
ठीक है। तो सी जो होगा हमारा, जो सी होगा वो हमारा इंटरसेप्ट होगा। देखो यहाँ पर जो स्लोप है ये हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप माइनस के है, ठीक है। तो ग्राफ जो है नेगेटिव स्लोप होने की वजह से ऐसे करके आएगा और ये हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट होगा ए नॉट, ठीक है। और हमारा जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा आपका माइनस के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाकी सब इसी तरह से कर लीजिएगा, तीनों में आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। लेक्चर को रिपीट कर लेना तो उससे ये वाला चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफ के बेस पे जो क्वेश्चन आता है जिसमें मॉडल बताते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो हमारा फिर आगे है आर्टिकल नंबर 4.10.2। ये हमारा जो आर्टिकल नंबर है ये फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को प्रोवाइड करता है। ये चीज़ आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे फिजिक्स में? क्योंकि फिजिक्स में जो रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है, रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। एटम न्यूक्लियाई वाले टॉपिक में चैप्टर नंबर शायद 8 है, देख लीजिएगा, तो कराया जाएगा आपको फिजिक्स में। उसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बिहेव करता है। ओके, तो देखो अब हम यहाँ पर डेरिवेशन ले रहे हैं, सेम इसी तरह का डेरिवेशन फिजिक्स में होगा। वहाँ थोड़ा सा वो ln को, लॉग इंटीग्रल को यूज़ करेगा, लॉग की बजाय बाद में वो एक्सपोनेंशियल पावर में ले जाएगा, वो वहाँ पे कर लेना। देखो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है ए, वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन है और एक्स है जो हमारा अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम टी, अमाउंट रिएक्टेड इन टाइम टी, ठीक है। तो हमारा x जो है अमाउंट रिएक्ट हो गया टी टाइम में, तो हमारा बचा कितना a माइनस एक्स। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट होता है वो लेफ्ट अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेफ्ट अमाउंट के। तो a माइनस एक्स हमारा लेफ्ट अमाउंट है, तो रेट इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर यदि इनिशियल कंसंट्रेशन लिया होता भाई, वो ए वगैरह जो मेन कंसंट्रेशन लिया होता, ये एक्स मैंने एक छोटा सा अमाउंट लिया है उसका जो हमारा डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो मैंने इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लिया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा वहाँ पे, जबकि पहले वाले में माइनस साइन आया था। डी एक्स बाई डी टी इजिकल टू के ए माइनस एक्स पावर 1 है। पावर 1 क्यों है हमारा? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स के डी टी, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स डी एक्स ए माइनस एक्स और इंटीग्रेशन के डी टी। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, ये फॉर्मूला है मैथ में, बायो वाले स्टूडेंट्स याद कर लेना, बाकी मैथ वालों को दिक्कत नहीं है। डी एक्स ओवर में ए माइनस एक्स होता है, माइनस एल एन ए माइनस एक्स, नहीं है तो याद कर लीजिएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ये लॉग इंटीग्रल है आपका, इक्वल टू के टी, और फिर वही इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए फिर वही हमें क्या करना होगा? t इक्वल टू 0 करना होगा। तो देखो जब हम t इक्वल टू 0 करेंगे, जब हम t इक्वल टू 0 करेंगे तो उस टाइम पे डिसइंटीग्रेट तो सब्सटेंस रिएक्ट तो हुआ नहीं होगा, तो हमारा x 0 हो जाएगा। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे, t का वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस एल एन ए। ए हमारा इनिशियल अमाउंट है, ठीक है। अब इसको जो है हम पहले वाली इक्वेशन में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, इसमें यहाँ पर रख देंगे एल माइनस एल एन ए, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस एल एन ए माइनस एक्स इजिकल टू के टी प्लस में माइनस एल एन ए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एल एन ए और में ए माइनस एक्स इजिकल टू के टी। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्यों आएगा ध्यान दीजिएगा, इसे आप जब इधर लेके आओगे तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, और आपको पता ही है कि फार्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी इजिकल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए ओवर में a माइनस एक्स। ओके, इसमें चेंज हो जाएगा, ln को log में कन्वर्ट कर लेंगे, 2.303 log बेस में कन्वर्ट हो जाएगा log 10 में, ठीक है। देखो इसमें भी फिर हम हाफ लाइफ लेंगे, वही हाफ लाइफ का डिफाइन वही है, रिएक्टेंट जिसमें हाफ हो जाएगा। तो x इजिकल टू क्या होगा हमारा? a बाई 2। x क्या होगा हमारा? a बाई 2। तो t हाफ इजिकल टू, इस इक्वेशन में जब x इजिकल टू a बाई 2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो log 2 का वैल्यू जो है आपका देख लेना है आपको, 0.3010 होता है। तो इसको जब आप प्लेस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास t हाफ इजिकल टू 0.693 बाय k आ जाएगा। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं। मैं अब यहाँ पे a को जो है a नॉट ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, और a माइनस एक्स को जो मैं a ले रहा हूँ, जो लेफ्ट अमाउंट है उसको मैं a ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो वहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये था आपका एल एन ए
नॉट अपॉन ए इक्वल टू के टी, दैट इज ln a नॉट बाय a इक्वल टू के टी। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा, जब ln को log में कन्वर्ट कर दोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a नॉट बाय a, और t हाफ इजिकल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाय k। ये 3 इक्वेशन हो गई हैं। इनको भी y इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग आपको 2 ग्राफ याद रखने हैं, log a का t के साथ और दूसरा log a नॉट बाय a का t के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके देखो जो आर्टिकल के नीचे कुछ ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए होंगे, वो रीड कर लीजिएगा, वो काम आते हैं ऑब्जेक्टिव वगैरह में, क्वेश्चंस में काम आते हैं। तो आर्टिकल को बुक से भी अच्छी तरह से रीड कर लेना है, जैसा मैंने आपको समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर वाला डेरिवेशन फिजिक्स में भी आएगा, इसलिए केमिस्ट्री में अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है देखो हमारे पास टॉपिक है आपका आगे है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 4.14 है, 4.14 है, ध्यान रखिएगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शंस होती हैं जो कुछ कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती हैं, बट वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती। लेकिन वो कौन सी कंडीशन होती है, वहाँ पे कंसेप्ट भी रीड कर लीजिएगा, फिर भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि जब एक रिएक्टेंट को हम एक्सेस में लेते हैं तो उसके ऊपर हम रिएक्टेंट के रेट को डिपेंड नहीं करते, तो हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट होता है उसी के कोफिशिएंट पे हम डिपेंड करते हैं। तो वहाँ पर वो रिएक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन, कब, जब हम वन ऑफ द रिएक्टेंट को एक्सेस में लेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, पेज नंबर 4/48, पेज नंबर 4/48 पे आपके न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे स्टूडेंट्स। किससे रिलेटेड, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स में कोई भी दम नहीं है। ठीक है, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। इक्वेशन 2 ही हैं, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a और a माइनस एक्स, और t हाफ इजिकल टू 0.693 बाय k। सारे सॉल्व न्यूमेरिकल कर लेने, और बस ये याद रखना है कि आपका a क्या होता है, इनिशियल अमाउंट, और x क्या होता है आपका रिएक्टेड अमाउंट, और a माइनस एक्स आपका लेफ्ट अमाउंट। यदि स्टूडेंट्स आप इसका ध्यान देंगे तो आपको सारे सॉल्व न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके सॉल्व न्यूमेरिकल करने के बाद आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने होंगे, जो हम अभी नहीं करेंगे, एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने होंगे जो हम अभी नहीं करेंगे। अभी मैं आपको केवल ये वाले न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, ऑल सॉल्व न्यूमेरिकल, जो पेज नंबर 4/48 या इसके अराउंड होंगे, वहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट ऑर्डर वाले न्यूमेरिकल से 2 फॉर्मूले ब्रैकेट में लिखे होंगे, एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल होगा। देखो स्टूडेंट, इसके न्यूमेरिकल में ना आपको एक प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आजकल बोर्ड प्रेशर वाले न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछ रहा है। देखो, एक क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व, मैं वो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आपको। आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, वहाँ फर्स्ट ऑर्डर वाले के साथ ही डेरिवेशन में आगे दे रखा होगा। ये एक इक्वेशन दे रखी है 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस में O2। अब देखो, जब T 0 होगा, यानी कि इनिशियली हमारे पास जो प्रेशर होगा वो गिवन है 0.5। ठीक है, तो इन दोनों का अमाउंट क्या होगा, 0। ठीक है, ये वेरी करेगा, आपको पता ही है, जो गिवन होगा वही होगा। ठीक है, अब एक टाइम दिया हुआ है 100 सेकेंड पे, 100 सेकेंड पे ले लेते हैं भाई, 100 सेकेंड पे इसका बिहेवियर क्या होगा। देखो, याद होगा हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कंसेप्ट कर रखा है, जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसको लेट कर लो कि भाई वो फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ है, रिएक्टेंट होता तो वो डिक्रीज हो जाता। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, लेट कर लेते हैं कि इसका प्रेशर P है एट T इक्वल टू 100 सेकेंड। तो इसके कंपैरिजन में इसका कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2P हो जाएगा। तो इसके कंपैरिजन में इसका कोफिशिएंट भी 2 टाइम्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस 2P। तो A इक्वल टू 0.5 है, ध्यान देना, A इक्वल टू 0.5 है, और A माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5 माइनस 2P है। बस ये आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, आपको ये क्या नाम है, P का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, P का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि आपको T इक्वल टू 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आराम से न्यूमेरिकल हो जाएगा। किसी में भी डाउट रहे तो पूछ लीजिएगा मेरे को
पिक भेजकर पूछ लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी न्यूमेरिकल हैं, ध्यान रखना। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, अभी तक आपको पता ही है कहीं न्यूमेरिकल हमें डिफ़िकल्ट नहीं मिले हैं, ठीक है। तो आराम से कर लेना। सॉल्व न्यूमेरिकल में ऑल सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, ऑल सॉल्व न्यूमेरिकल। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पेज नंबर 4/48 के अराउंड गिवन होंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आज के लिए इतना ही है, आगे करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।